गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है, ईयरफोन होता है, वो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद बोलो तो वो गंदा हो जाता है। तो बहुत लोग होते हैं कि उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ये ट्रिक जो है आपके लिए काम करेगी। क्या करना है आपको कि मैं दिखा रहा हूँ, अभी वो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको। सो इसको बोलते हैं थिनर। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप पेंट करते हो तो पेंट करने के बाद जो आपके हाथ में लगे रहते हैं उसको छुड़ाने में ये काम देता है। ठीक, ये है मेरा ईयरफोन और ये है मेरा चार्जर। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चार्जर का 1 साल हो चुका है और ये बहुत ही गंदा दिख रहा था। मैं जब अपने गांव पर था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब मैं गांव पर था तो उस समय मैंने देखा कि मेरा जो चार्जर है बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही गंदगी लगी हुई है। तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था इसको लेकर, तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। तो एक दोस्त ने बताया मुझे वहाँ पर कि ये जो थिनर है, इसे जो चार्जर है, ईयरफोन है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा साफ़ करने के बाद। तो कॉटन जो होता है ना, रुई, उसको लेना है। उसमें हल्का सा, इसका जो कैप है उसमें हल्का सा थिनर लेना है और उसको डीप करके उसको वहाँ पे भिंगा कर अपने चार्जर जो भी ईयरफोन है उस पर अप्लाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये लुक एट दिस चार्जर, लुक लाइक न्यू चार्जर। हेलो गाइस, आज जो मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं प्रिपरेशन करता हूँ बीपीएससी का। तो आज ऐसे तो मैं टॉपिक कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 1, 2 और 3, 4 व्हाट इट सेज, इसके बारे में बताने आया हूँ। बेसिकली जो मेरा मेन पर्पस है, ब्लॉगिंग तो चलते रहता है, बट जो लोग हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर 1-2 लोग भी अगर वीडियोस देखते हैं जो अच्छे से, तो उनको एक जानकारी होगा कि हाँ, इस आर्टिकल का, इस शेड्यूल का, इस पार्ट का क्या यूज है, ताकि वो अपने लाइफ में कभी भी इमरजेंसी पड़े तो यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर पार्ट। बट आज जो मैं डिस्कस करने आया हूँ वो है स्टेट और सेंटर को रिलेटेड एंड अबाउट इंडिया रिलेटेड। तो क्या है कि वी ऑल नो डैट वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हुआ था वो, और उसका जो सबमिट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को सबमिट हुआ था और रिफॉर्म हुआ था 29 नवंबर 1950 को। ठीक, तो क्या हो रहा था कि इस टाइम के बीच में जो है ना, उस समय 14 स्टेट थे, ठीक, और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज से कैसे हो गए। तो क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में जो पार्टीशन हो रहे थे इंडिया का, मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया जो कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वेरियस पीपल जो हैं हर स्टेट के, वो अपना एक डिमांड कर रहे थे कि उनका एक खुद का एक राज्य होना चाहिए। वो हो सकता है कि इकोनॉमिकल बेसिस पे मांगा जा रहा था, वो हो सकता है कि सोशल बेसिस पे मांगा जा रहा था, वो हो सकता है कि लैंग्वेज बेसिस पे मांगा जा रहा था। देयर आर वेरियस रीजंस। तो क्या हो रहा था कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। ये आया क्यों? पहले जो इससे पहले जो डिवीजन हुआ था
आंध्र प्रदेश, तो वो हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक। और इससे पहले जो 2 कमीशन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज बेसिस पे डिवीजन करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस पे एग्री किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड उसके बाद जब ये लैंग्वेज बेसिस पे हुआ तो और भी जगह से डिमांड उठने लगा, ठीक। और भी जगह से डिमांड उठने के बाद तो अब सरकार पे प्रेशर आएगी कि इनको भी दिया जाए दर्जा। तो उसके बाद ही डिवीजन हुआ, जिसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी से जो फॉर्म हुए लैंग्वेज बेसिस पे। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बिहार में आपको मेन जो लैंग्वेज है भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब है। एंड आपको साउथ में आपको है कि तमिल है, तेलुगु है। एंड ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो हंगर स्ट्राइक पे थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आगे का वीडियो में ले लूंगा उनका नाम। तो वो 56 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे थे। उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही क्षति था भारत सरकार के लिए, तो उन्होंने तब उसके बाद एक्शन लिया भारत सरकार ने। तो उसके बाद ये सारे चीजें फॉर्म हुई। एंड ये जो एक्ट आया ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, आज उसका करेंट पोजीशन क्या है? आज वो करेंट पोजीशन में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक वो डिफाइंड है अच्छे से, ठीक। जैसे आप आर्टिकल 1 में है कि अगर आप कोई भी स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, या तो आप किसी दूसरे स्टेट से टेरिटरी लेकर, या फिर नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो आप जैसे एक स्टेट को 2 में डिवाइड कर रहे हैं या 2 स्टेट का 2 पार्ट लेकर कर रहे हैं, तो दिस कम्स अंदर आर्टिकल 1। वो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। आर्टिकल 4 है कि आपको री एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो जैसे कि स्टेट जो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनका री एलोकेशन जो होता है सीट्स हर इलेक्शन टर्म के बाद, तो वो आर्टिकल 4 में होता है। एंड आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जैसे कि आप इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया कल को एक्वायर करता है टेरिटरी आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ द इंडियन बाउंड्री, तो वो अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 2 में। उसके तहत उनको जो भी प्रॉपर्टी है एक्वायर वो कर रहे हैं तो वो करना होगा। एंड आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 मतलब कि आपके इंडियन टेरिटरी के अंदर ही एक नया स्टेट फॉर्म हो रहा है, या एक 2 स्टेट को कंबाइन किया जाए, कुछ भी हो सकता है आगे के सालों में। तो ये आर्टिकल 3 में होता है, ठीक। तो ये 4 आर्टिकल हैं। ये अगर आपको और भी जानना होगा तो विकिपीडिया पर जा सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे इसके बारे में और भी जानकारी दूं आप लोग को। टिल देन बाय।